अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे, एफएससी पार्ट 2 का, क्लास 12 का, ठीक है। और अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द न्यू टॉपिक टुडे इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ लिया, स्टेशनरी चार्जेस के बारे में, और उनके अराउंड जो फील्ड लाइंस होती हैं उनको पढ़ लिया, उनके नेचर को पढ़ लिया, और अब हम और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को पढ़ लिया। नाउ वी कम टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ फ्लक्स क्या चीज़ है? फ्लक्स यानी इट इज़ एक्चुअली द फ्लो ऑफ एनीथिंग। ये हवा का फ्लो हो सकता है, ये पानी का फ्लो हो सकता है, ये चार्जेस का फ्लो हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये नाम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे हम जो फ्लक्स की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के फ्लो की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इट इज़ द फ्लो ऑफ और पासिंग थ्रू ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू अ यूनिट एरिया विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं बाय ए सिंबल, वी कॉल इट एज फाई, PHIE इज द स्पेलिंग, एंड वी कॉल इट एज, वी प्रोनाउंस इट एज फाई, ठीक है। तो ये फाई जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट पाया गया है। फाई की जो जिन दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, कि यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, या हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ये फ्लक्स या फाई, ठीक है। दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, it is a vector quantity, we know it, electric field strength, not electric field strength, ठीक है। तो और दूसरा जो ये एरिया है, अभी हम देखेंगे कि ये एरिया भी जो एरिया भी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आई शुड राइट हियर एरो। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं जिन पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, मैं अभी डिफाइन भी करती हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through a unit area or certain element of area placed perpendicular to them. Them means I am talking about the electric field lines, ठीक है। अच्छा, अब you see यहाँ जो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें पता है कि वो किस तरह की होती हैं, ठीक है। अब सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल हैं और वो किसी पेंडिकुलर एरिया के थ्रू जब पास हो रही होंगी, तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया, और पासिंग थ्रू कह लें या क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर एरिया जो है, दैट फॉर्म्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया, ठीक है। तो अब ये हमने देखें ये किस तरह से डिपेंड कर रही है, ई और ए पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा पास हो रही होंगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और एरिया जितना बड़ा होता जाएगा उसके थ्रू उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स विल बी क्रॉसिंग। दैट मीन्स के एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि एरिया एलिमेंट जो है वो कैसे वेक्टर क्वांटिटी है। यू सी कि अगर हम, आपको याद होगा हमने क्लास 11th में फर्स्ट ईयर में एक्स वाई जेड एक्सीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हियर यू हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सपोज आई ड्रॉ अ स्क्वायर शेप हियर सच दैट, ये मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो, सॉरी। ये एक मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया सपोज ऑफ लेंथ ए, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको पता है कि एरिया की स्क्वायर की सेम होती है। अब मैं अगर इसको नेम दे दूं एज A B C D,
और अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, आप कहेंगे, और ये मैं यहाँ लिखती हूँ, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर जो मैं यहाँ ड्रॉ किया है ABCD का, वो एरिया है किसके बराबर, A स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। लेकिन यू सी कि इट इज़ एक्चुअली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर। वो कैसे, ये देखेंगे, मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ AB and BC, and that is also which product, cross product, because I have an angle between these two sides, and what is it, it is 90 degree angle, ठीक है। तो मैं यहाँ sin 90 जब लिखती हूँ तो sin 90 क्या मुझे देता है, it gives me 1, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है, यू सी, ये वेक्टर था ना, वेक्टर एरिया मैं बात कर रही हूँ कि एक क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या रिजल्ट दे रहा होता है, वेक्टर ही दे रहा होता है, ठीक है। तो A वेक्टर इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ BC मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स AB एंड BC। तो अब AB का जो मैग्नीट्यूड है वो A है, मल्टीप्लाइड बाय the magnitude of BC is A and sin 90 is 1, so I get here A square. And what about the direction? Direction is n normal, ये हर जगह इसके साथ आएगा, और ये n normal if you remember is the actually you see के it is perpendicular to the plane of the sides or vectors through which you have been finding out the cross product। जैसे ये AB और BC जो है किस प्लेन में है, XY प्लेन में मैंने बनाया है, सपोज दिस XY प्लेन इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो अब इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन, जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी, दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। अब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुड बी आउटवर्ड टू द बोर्ड और इनवर्ड टू द बोर्ड, ठीक है। और वो भी ऑब्वियसली x की जो डायरेक्शन है वो I होती है, y एक्सिस की जो डायरेक्शन है यानी कि यू सी द यूनिट वेक्टर इज j एंड द डायरेक्शन ऑफ z इज k, ठीक है। अब अगर मैं उसमें से अगर एक डायरेक्शन आउटवर्ड टू द बोर्ड को मैं k कह दूँ तो इनवर्ड टू द बोर्ड जो है वो -k हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में आई कैन राइट हियर k और विद -k, तो ये दो हमारे पास एरियाज आ जाएंगे। दीज टू आर डिफरेंट इन द सेंस कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों राइट हैं, ठीक है। तो वी सी हियर कि A इज अ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज एक्चुअली या एरिया किसी भी शेप का इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट से मिला। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि जो फ्लक्स दो जिन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है वो दोनों वेक्टर हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एक है एरिया एलिमेंट, ठीक है। नाउ वी कम टू फाई, ठीक है। फाई को एक्सप्लेन करते हैं कि ये अगर डायरेक्टली भी डिपेंड करता है तो व्हाट हैपन्स एक्चुअली व्हेन, हाउ, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फाई। वी सी दैट, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम किसी एरिया को परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रखें, आई शुड ड्रॉ इट हियर लाइक दिस। ये मैं एक सरफेस बनाती हूँ, ठीक है, और दिस इज अ सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्रॉसिंग लाइक दिस, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये बताइए कि ये जो एरिया, मैंने एक सर्टेन एरिया एलिमेंट ले लिया है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने क्या लेनी है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर मैं कोई भी आई शुड ड्रॉ इट हियर विथ सम अदर पेन सो दैट यू कुड easily identify it. This is the normal to the surface area which should be taken as the direction of the area element, ठीक है। तो जो फ्लक्स है हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो जो अलोंग द एरिया एलिमेंट जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, दोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म द फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम यू सी 1 2 3 4 5, मैंने जो ड्रॉ किया है फिगर, यहाँ पे 5 लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू दिस यूनिट एरिया। तो
तो इसका जो फ्लक्स होगा दैट विल बी मैक्सिमम। और अगर मैं ये सरफेस एरिया, ये सेम सरफेस एरिया को हॉरिजॉन्टल कर दूं इस तरह से, तो यू सी के इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू लाइक दिस, और लेकिन नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग दिस सरफेस एरिया। ये मैंने सरफेस एरिया पहले परपेंडिकुलर रखा था, तो इसमें से मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही थी, तो फ्लक्स जो है यहाँ पे मैक्सिमम था। और जब मैंने इसी सरफेस एरिया को हॉरिजॉन्टल रख दिया, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रख दिया, तो ये आ गया फ्लक्स मिनिमम, बिकॉज बाय डेफिनेशन नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू इट। ठीक है, अच्छा अब क्यों ऐसा कि यहाँ पर यू सी कि जो नॉर्मल टू द एरिया है इट इज़ दिस, ठीक है ना, ये एरिया की, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है। हमने पढ़ा था कि फ्लक्स जो है अलोंग द एरिया, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया एलिमेंट लेनी है हमने। अब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया एलिमेंट, ओके, द थर्ड कंडीशन इज दैट कि यानी कि एक दफ़ा मैंने एरिया परपेंडिकुलर रखा और एक दफ़ा मैंने हॉरिजॉन्टल रखा विद द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नाउ आई कीप द एरिया, सरफेस एरिया एट सम एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर क्या होगा, यू सी कि ये मैं इस तरह से मैंने सरफेस एरिया को टिल्ट कर दिया एट सम एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं उसी तरह पास कर रही हूँ। ठीक है, अब वी सी दैट अगर मैं ये सेम लेंथ भी बना लूँ बिल्कुल इसके बराबर भी, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सिर्फ 3 क्रॉस हो रही हैं इसमें से। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखें 5 क्रॉस हो रही हैं, तो यहाँ फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही हैं, तो ये ज़्यादा है। और यहाँ पे फ्लक्स जो है वी सी के, ये ई के बेसिस पर अगर हम फाइंड आउट करें तो एरिया तो सेम है दोनों में, ए हमने सेम रखा है, तो सिर्फ 3 लाइन्स ऑफ फोर्स आर पासिंग, तो यहाँ पे फ्लक्स इज लेसर देन दिस केस। ठीक है, अच्छा अब कितना लेस है और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यही हैं, लेकिन एरिया एलिमेंट को, एरिया सरफेस एरिया को मैंने टिल्ट कर दिया है एट सम एंगल। अब वो एंगल जो है वो हम यानी कि इसकी डायरेक्शन से हम फाइंड आउट करेंगे कि अब इसकी इस टिल्टेड सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इट वुड बी द नॉर्मल टू दिस सरफेस। ये है एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस। ठीक है ना, ये सरफेस एरिया है और इसका नॉर्मल ये है, जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दिस। अब वी सी दैट कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ई, ये दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक विद द एरिया एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन से। अच्छा, और हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया हमने लेना होता है, दैट इज द फ्लक्स। ठीक है, अब यू सी अभी भी हमने यहाँ पे भी यही पाया था कि एरिया के डायरेक्शन के अलोंग तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही थी इस केस में। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक लाइन, एरिया का एलिमेंट ये है, डायरेक्शन ये है, एरिया एलिमेंट इज दिस, डायरेक्शन इज दिस, इसके अलोंग कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं। तो ये कैसे पता करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया, और वी सी दैट इट बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस बिकम्स हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बन गया, ये बेस बन गया है। तो बेस और थीटा से रिलेटेड हमारे पास यानी कि ई का एक कंपोनेंट है विच इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। ठीक है, तो इट इज नॉट द होल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया एट दिस इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इट हैज बीन टिल्टेड नाउ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो ये जो उसके अलोंग आ रहा है, तो ये हम अगर हम याद करें तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये चीज़ देती है कि ये वाला कितना हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वी सी इट के cos थीटा गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन दिस क्वांटिटी एंड दिस हाइपोटेन्यूज विच इज़ द ई एक्चुअली। तो मैं फॉर्मूला अगर लिखूँ तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हम मालूम कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो h cos थीटा इज इक्वल टू बेस मुझे दे रहा है। ठीक है, तो बेस जो है वो कितने के बराबर आ गया, h इज हाउ मच, इट इज e cos थीटा। तो आई सी दैट कि e का एक कंपोनेंट e cos थीटा इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया एलिमेंट। तो इस केस में जो फाई होगा ना, दैट वुड बी एक्चुअली having an intermediate value between phi maximum and phi minimum। ठीक है, इन दोनों के इससे लेस होगा और इससे ग्रेटर होगा, या इस केस में।
ठीक है, इन दोनों के दरमियान वाली कोई वैल्यू होगी, क्योंकि सम एंगल विल बी कमिंग इन ऑफ 0 एंड 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एक्चुअली 0 हियर। तो ये जो तीनों कंडीशन है, और यहाँ पे जो एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज 90 डिग्री, यहाँ पे आपको मिल रही है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल मिल रहा है, और यहाँ पे हमें एक थीटा एंगल, बीच का एंगल मिल रहा है। तो दिस लीड्स अस कि ये जो फाई है इट इज़ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई और ए है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी, उसका मैग्नीट्यूड, एरिया उसका मैग्नीट्यूड की कितना है, और साथ ये ई कॉस थीटा, एक्चुअली इट इज़ द ई कॉस थीटा विच इज़ एक्टिंग along the एरिया डायरेक्शन, ठीक है। तो वी सी दैट कि ये आई शुड राइट इट एज ई कॉस थीटा फर्स्ट, ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो ये मुझे मिल रहा, आई वुड राइट इट एज ई ए कॉस थीटा। एंड व्हाट इज दिस ई ए कॉस थीटा? आई शुड राइट इट एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, एंड दिस डिफाइंस द फाई मैथमेटिकली वेरी क्लियरली, ठीक है। यू सी के ये डॉट प्रोडक्ट इज टेलिंग अस कि ये जो फाई है, so we see that all these three conditions can be obtained from this simple formula, that is phi is equal to E dot A, ठीक है। और यहाँ पर E A cos theta, इसको अगर हम ओपन करें तो it becomes E A cos theta, we already know about it। और यहाँ हमें ये जो हम थीटा लेते हैं, it is the angle between the electric field lines and the normal to the area which is the direction of the area, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने कि थीटा इज angle between E and normal to area. So and now I would like to discuss the unit of phi. ये क्या होगी इसकी यूनिट, ये यहाँ बात कर लेते हैं। Formula would lead us to the unit of phi, that is unit of phi। यूनिट ऑफ ई क्या होती है, या ई का फॉर्मूला क्या है, उसके लिए हम कैसे, वी हैव स्टडीड दैट ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, और ये एरिया, बल्कि यहाँ यूनिट नहीं लिखती मैं, ये यहाँ लिख देती हूँ फाई, ठीक है। तो अब हम यूनिट अगर जानना चाहें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, क्यू की यूनिट कूलम्स, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो आई गेट द यूनिट ऑफ फाई एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो दैट इज़ इट, ठीक है। तो ये हमें फाइनली समझ आ गई कि फाई जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए डायरेक्टली रिलेटेड, एंड द यूनिट फॉर फाई इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग अल्लाह के हिफ्ज़ मान में रहें, आप पर सलामती हो, और keep safe, be safe and sound till the next video, till we meet. Allah Hafiz.